हेलो बच्चों। हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट मैंने। चलिए एक बात सुनी। कल हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। उसमें एक चीज सुन लीजिए। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। भाविका सचदेव गुड इवनिंग बेटा। सबको गुड इवनिंग। हाँ जी। तो एक बात सुनिए कि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगेगा, है ना। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसमें क्यों नहीं लगेगा? उसमें रीजन बड़ा सिंपल है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका मास और एनर्जी दोनों मिला के क्या होता है, कंजर्वेशन होता है दोनों का। ठीक है ना। दोनों मिला के कंजर्वेशन होगा। ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो E इक्वल्स टू mc²। याद है, आइंस्टाइन लो। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ, दोनों का मिला के कंजर्वेशन होगा। ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक अकेले का नहीं, दोनों का कंजर्वेशन होगा। ठीक है ना। किस किस का? मास का भी होगा और एनर्जी होगी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखें आप। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगता, बल्कि वहां पर मास प्लस एनर्जी, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी होगी 9th-10th में, E इक्वल्स टू mc²। E इक्वल्स टू mc² में क्या कहती है? E इक्वल्स टू mc² में ये कहती है कि ये इक्वेशन हमारी ये बताती है कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशनशिप है। तो आप एक पॉइंट लिख लें, लिखिए इन केस ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, in case of law of mass conservation, there is conservation of mass and energy। मतलब दोनों मिला के कंजर्वेशन होगा, सिर्फ मास का नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का एक पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो कल एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, शायद सेठिया जी ने पूछा था, थोड़ा उस टाइम निकल गया दिमाग से। ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब बेटा एक बात और सुनो, हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। याद करो, ये मैंने पढ़ाया था। डीपी, एमपी, आरपी। डीपी मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन, एमपी मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन, और आरपी मतलब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये हमने पढ़ा था। तो ये जो रूल है ना, ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये रूल कब एप्लीकेबल नहीं होंगे, जब आप क्या करो, एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप लेने लग गए। जैसे सपोज आपने एक कंपाउंड तो बनाया कार्बन 12 लेके, और एक कार्बन का दूसरा आइसोटॉप ले लिया 13, और एक आपने कार्बन का और अगला आइसोटॉप ले लिया 14, ऐसा ले लिया। तो इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। यानी अगर आपने एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप लेने लग गए, तो फिर आपका रेशियो कांस्टेंट कहाँ रहेगा? डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे देखो सुनो, अपन CO2 बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने कार्बन 12 यूज करके बनाया CO2। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 + 32। ठीक है। अब यही मान लीजिए अगर मैंने कार्बन 13 लेके बनाया, तो मास आपका कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ध्यान है ना, डीपी, एमपी, आरपी कब नहीं लगेंगे?
जब आप एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप यूज लेने लग जाओ तो उस कंडीशन में ये लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए, डीपी एमपी, डीपी मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, एमपी मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, एंड आरपी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आर नॉट वैलिड when we use different isotope of particular element। अब आइसोटॉप मैंने कुछ बच्चों को तो स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है, कुछ को नहीं पढ़ाया, तो अभी अपन रिकवरी क्लास में मैं बता दूंगा कब कराऊंगा। तो एक बार आपने ये देख लिया, आज अपन कुछ आगे चलते हैं। आपको जो मैंने क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं ना उसमें इन पे क्वेश्चन है। अब देखो मास अलग आएगा इस कंडीशन में, आपने अगर 13 ले लिया है ना, तो अब कार्बन 13 + 32, मास चेंज हो गया ना, मास कांस्टेंट तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो अपने को क्या देखना था कि ये चेंज हो सकता है आपका। चलिए आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी आगे। अब एक बात बताओ बेटा, आप लिखते रहो ना। हाँ भैया देखिए सुनिए, हमें अगर गैसियस स्टेट को एक्सप्लेन करना है, मैटर की 3 स्टेट होती है बेटा, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज। तो उसमें गैसियस स्टेट को अगर एक्सप्लेन करना है तो इसमें 4 पैरामीटर चाहिए। क्या क्या चाहिए देखो, 4 पैरामीटर में सबसे पहला लेता हूं मैं टेम्परेचर। आपकी गैस कौन से टेम्परेचर पे? तो टेम्परेचर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन, होता है ना, केल्विन भी होता है और डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो कुछ नहीं करना, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना आपको सीधा। जैसे सपोज आपसे कोई कहे कि 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा 27 + 273 यानी हो गया 300, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। टेम्परेचर के बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है वो हम लेते हैं लीटर के अंदर या ml के अंदर लेते हैं। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, है ना, या 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एक ही बात है। वॉल्यूम भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, गैस का कितना वॉल्यूम है क्या है, वो भी आपके लिए काम आएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन प्रेशर की, करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कैसे जनरेट होता है? सपोज ये इस कंटेनर के अंदर आपने अलग अलग गैसेस ले रखी है, ये गैसेस क्या करती हैं, कंटेनर के ऊपर इस तरह से बार बार स्ट्राइक करेगी, तो इस स्ट्राइक से क्या होता है, आपका प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो अपन या तो लेते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक यूनिट, या लेते हैं एमएमएचजी में, ये इनकी यूनिट है। जैसे लेंथ यूनिट क्या लेता है, मीटर सेंटीमीटर, मास यूनिट क्या लेते हो, केजी ग्राम, वैसी प्रेशर यूनिट होती है। अपने एक चैप्टर आएगा स्टेट ऑफ मैटर, उसमें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक अभी याद रखो कि जो 1 एटीएम है ना वो होता है आपका 760 mmHg। तो ये mmHg का मतलब है कि 1 एटीएम प्रेशर में आपका जो मरकरी का जो कॉलम है वो कितनी हाइट गेन कर लेता है, 760। देखो ऐसे समझो, जैसे आपने देखा अभी प्रेशर होता है तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, अपने घर में जैसे टंकी ऊपर तो पानी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। तो इसी 1 एटीएम प्रेशर के कारण अगर मान लीजिए कंटेनर में मैंने लिक्विड मरकरी ले रखा है और यहाँ एक ट्यूब लगा दी मैंने, मान लीजिए इस ट्यूब में मरकरी जो है वो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है।
1 atm प्रेशर के इन्फ्लुएंस में। जैसे आपने देखा होगा ना, आपका क्या होता है, पानी चढ़ता है प्रेशर के कारण, तो ये भी चढ़ेगा। तो अब ये अपन वैसे बैरोमीटर पढ़ेंगे स्टेटोमीटर में, अभी एक बार आप याद रखें। तो बेटा 76 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? बोलो 10। हाँ जी। तो देखो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अभी आप इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपने को कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। आगे जैसे चैप्टर आएगा मैं उस टाइम आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा फिर, ठीक है। अब प्रेशर के बाद हमें लेना है अमाउंट ऑफ गैस लेनी है। अब अमाउंट ऑफ जो गैस है ना वो अपन लेते हैं मोल में, को लेते हैं मोल के अंदर। मोल को अपन इंडिकेट करेंगे एन से, प्रेशर को करेंगे पी से, वॉल्यूम को करेंगे वी से, और टेम्परेचर को करेंगे टी से, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे निकलती है, मोल। देखो जैसे सपोज आपसे ऐसा बोल दिया कि मेरे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मोल निकालना बहुत आसान है बेटा। आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपको दे रखी है उसको ऊपर लिखो, और किसकी दे रखी है, O2 की। हाँ, तो O2 का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एक एटम का होता है 16, दो का हो गया 32, तो कितना आ गया 2 ग्राम मोल आ गए आपके, आगे कि नहीं आगे। तो मोल निकालने, जैसे सपोज आपको बोल दिया कि 64 ग्राम मीथेन है, ठीक है। तो 64 में मास कितना दिया हुआ है, ये है, तो मोल ऑफ मीथेन निकालो। कैसे निकालोगे, जो मास गिवन है, ठीक है, उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, CH4 का आएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 4, कितना हो गया 16, डिवाइड कर दिया, यानी कितने आ गए 4 ग्राम मोल आ गए। तो किसी भी गैस को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपके सामने ये 4 पैरामीटर काम में आएंगे। टेम्परेचर काम आएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन में, हमें केल्विन में यूज लेना है, ठीक है। वॉल्यूम लीटर या ml, ये पढ़ा आप लोगों ने। प्रेशर ATM या mmHg, प्रेशर को अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर पूरा चैप्टर आपका स्टेट ऑफ मैटर में, गैस स्टेट में। फिर अमाउंट को हम लेते हैं मोल के अंदर। तो मोल क्या होता है, जो मास आपको गिवन है, ठीक है ना, जो मास गिवन है उस मास को आप डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से, है ना। मोल क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी मोल निकालना है आपको MD करना है, डिवीजन करना है, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, ये नोट कर लें आप फटाफट, फिर आगे चलते हैं अपन। बेटा सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपकी वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब। अब आपने मान लीजिए लेंथ ली मीटर में, तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब, और अगर आपने सेंटीमीटर में ली तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हो, एरिया इंटू हाइट। एरिया हो गया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में लेके मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। आपने 9-10 तो पढ़ा हुआ ना, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, मैंने ले रखा है सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। चलिए अब अपने के पास ये टोटल 4 पैरामीटर है, इन चारों पैरामीटर को अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे कनेक्ट होंगे वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी आपको कोई 2 पैरामीटर को कनेक्ट करना है तो बाकी 2 पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। हमारे पास जो 4 ये पैरामीटर है ना, हमारे पास 4 पैरामीटर कौन कौन है, देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल, ये 4 पैरामीटर है PVT और N, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं अपन रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम
एंड मोल ऑफ गैस। अभी हमें इन दो को कोरिलेट करना है। किस किस को? वॉल्यूम और मोल ऑफ गैस को। ये एक साइंटिस्ट था बेटा एवोगैड्रो, उसने बताया था, तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस। ठीक है ना, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। ठीक है, ये कब है? जब P और T क्या है? कांस्टेंट है। ये दिमाग में फिट करें आप, P और T क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया मामला मैंने क्या बोला आप लोगों को? अब ऐसे सोचो, देखो मोल जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। चेक करते हैं इसको कैसे। देखो बेटा, मेरे हाथ में अभी ये एक मार्कर है, अब मैंने दो मार्कर रखे, तीन रखे, चार रखे, पांच रखे, मोल बढ़ते गए। मोल बढ़ते गए तो ऑक्यूपाइड स्पेस भी क्या होता गया? बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? ठीक है ना, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अब बच्चे 50 बिठा दिए, तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाए, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया ना। समझ में आ गई बात? तो जैसे जैसे आप मोल बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी एक तरह से कह सकते हो वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना। तो अभी जो भी रूल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अपन सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ दैट गैस। समझ में आया? अब देखो सुनो, इसका यूज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखो मेरे पास है H2 प्लस Cl2 2HCl। ये ठीक। अभी देखो, सबसे पहले मोल लिखते हैं। इसका मोल 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, ध्यान रखना। तो 1 मोल 2 मोल। ठीक है बेटा। अब अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, मैं कहता हूं इस 1 का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो बेटा 1 मोल का 1 लीटर, तो इस 1 का भी क्या होगा? 1 लीटर ही होगा। तो इस 2 मोल का क्या हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा, यानी मोल उसी, जिस रेशियो में चलते हैं वॉल्यूम भी उसी रेशियो में चलेगा। सपोज मैं कहता हूं कि इसका वॉल्यूम 10 लीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 लीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 लीटर। रेशियो देखो 10 10 20, वही रहा कि नहीं रहा? है ना। तो जो मोल्स है वही। अब अच्छा मान लो मैं ये कहता कि ये 1 ml है, तो फिर ये भी 1 ml है, तो फिर ये 2 ml। ध्यान रखना, यूनिट एक रखना है, लीटर लीटर लीटर, ml ml ml। ऐसे नहीं एक की तो आपने लेंथ मेजर कर ली मीटर में, एक की कर ली सेंटीमीटर में। ठीक है ना, यूनिट आपको एक रखनी है। तो समझ में आया आपको कुछ? भी जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है तो आप पहले इसको नोट करो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। बेटा HCl लिक्विड नहीं होता, वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है। जो आप लेबोरेटरी में HCl देखते हो वो उसका लिक्विड सॉल्यूशन होता है। वैसे HCl होता है गैसियस फेज में ओरिजिनली। तो वो अपन इसका रीजन पढ़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा मैं। और गैसियस फेज में तो अपन ला सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अपन वाटर को भी तो गैसियस फेज में लाते हैं ना। गर्म करो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो वेपर फेज में आ जाएगा। मैंने लिखा है वैसे कि अभी ये कौन सी फेज में? गैसियस फेज में। चेक करो, ये बोल रखा है मैंने आप।
स्टोमक में उसका सॉल्यूशन सिक्रीट होता है HCl का। करेंगे बेटा, इसको भी आगे आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपका जो क्वेश्चन है ना कि वो लिक्विड है या क्या है ना। तो लिखो बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर volume of particular gas is directly proportional to moles of that given gas। ठीक है, चलो जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, ये N2 है, ये 3H2 है, ये 2NH3 है। इनके सबसे पहले मोल देख लो, इसका 1 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है। तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका मैं अगर 1 लीटर बोलूंगा तो इसका मैं 3 लीटर, तो इसका मैं 2 लीटर। मान लो मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे 10 लीटर लिया, कितना लिया 10 लीटर, तो ये कितना लीटर लेना पड़ेगा, ये 10 लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा 30 लेना पड़ेगा, और क्या 30 लीटर लेंगे। अच्छा अब ये कितना बनेगा, ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो 10 लीटर 30 लीटर और 20 लीटर, इज इट क्लियर, समझ में आ गया मामला। जैसे देखो सुनो, मेरे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि 3O2 से 2O3, ठीक है। तो आप बताओ ये क्या है 3 लीटर, ये क्या है 2 लीटर, ठीक है। तो बताओ अगर ये 100 लीटर है तो ये कितना होगा, हाँ जी 200/3, सही। देखो बेटा 3 लीटर से कितना मिल रहा है 2 लीटर, 3 से मिल रहा है 2 लीटर, तो एक बार मैं 100 नीचे शिफ्ट कर लेता हूं, तो 1 से कितना मिलेगा 2/3, 100 से कितना मिलेगा, क्या हो गया 200/3। हो गया सब, नोट कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मुझे कि फॉर कंप्लीट कंबर्शन of 1 liter of C3H8 required volume of O2, required volume of O2 at constant temperature and pressure will be, ये बताइए भैया। प्रज्ञा फ्लो दिया, सही है बेटा। लावण्या जग्गा वेरी गुड, छा गए तुम तो सारे ही यार। थ्री नहीं आएगा,
चेक करते हैं, देखो देखो सुनो, आपको जब भी कंबर्शन की रिएक्शन लिख रही हो ना, मैंने आपको एक फंडा समझाया था, क्या करेंगे देखिए सुनिए, हमारे पास कंपाउंड क्या गिवन है, C3H8, ठीक है, इसको हमें ऑक्सीजन के साथ कंबर्शन करना है। तो बेटा जो नए बच्चे हैं वो सुन लीजिए क्या करना है। जितने कार्बन है ना उतने CO2 बना दो। कार्बन कितने, 3, ठीक है ना, तो 3 CO2 बना दिया। जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर बनाने, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब इधर टोटल ऑक्सीजन एटम देखो, टोटल ऑक्सीजन एटम देखिए कितने, यहां कितने हो गए, 3 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, टोटल 10 ऑक्सीजन एटम आ गए, आगे 10 ऑक्सीजन एटम आ गए। अब वो तो एटम आए हैं, हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है, तो 10 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितने हो गए, 5 आ गए। अब देखो बेटा ये भी गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, अगर इसका 1 लीटर है तो इसका कितना होगा, 5 लीटर हो जाएगा, है ना। ये 1 लीटर है तो ये कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2008 के अंदर, नीट 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और कीजिए आप ऐसे कीजिए, बताओ CH4 के 10 लीटर के लिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना चाहिएगा, है ना, वही एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। देखो बेटा बहुत आसान है, सुनो, हाँ 20 लीटर, फटाफट आंसर आ रहे हैं। अमन ओके, देखो हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, कितने कार्बन है, 1, तो 1 CO2 बना दो। कितना हाइड्रोजन है, 4, तो 4 के आधे 2 वाटर बना दो, बना दिया। तो देखिए आप, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, टोटल कितनी है, 4। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है, तो जितनी ऑक्सीजन है उसको हाफ कर लिया करो, तो 4 को हाफ करेंगे तो आ गया 2। अब देखो इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर से रिएक्ट कर रहा है, एक कितने से कर रहा है, 2 से, तो बताओ 10 लीटर कितने से करेगा, 20 लीटर से, बस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से दे, आपको क्या करना है, इसके मोल और इसके मोल उस रेशियो के अकॉर्डिंग चलते जाइए आप, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं चलिए, मेरे पास मान लीजिए है C5H12, इसके 5 लीटर के लिए कितना चाहिएगा, ये बताइए। वेरी गुड, आ गया आंसर भाई, योगी साहब, अरोड़ा साहब, देवाशीष, प्रज्ञा, मित्तल साहब सही आ रहे हैं, सबके सही आंसर आ रहे हैं, क्रिस, निखिल, लक्षिता यादव, ठीक है बेटा।
कनिका मदान, अनिरुद्ध, लक्ष्य बिश्नोई, रिया सहगल, लावण्या जग्गा। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सुनो बेटा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5। नेहा तंवर सही करो बेटा। 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो क्या करो, 5CO2 बना लो। हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं, 6H2O बना दो। तो कितने हो गए देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए, और ये 6 ऑक्सीजन हो गए, तो टोटल हो गई 16 ऑक्सीजन। 16 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ मॉलिक्यूल है, इसको डिवाइड लगाओ 2, ये 2 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी 8 हो गया ये, है ना, 16 डिवाइड बाय 2 8 आ गया। तो आप मुझे बताओ इसके 1 लीटर के लिए इसके कितना चाहिए, 8 लीटर चाहिए। तो 1 के लिए 8 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिएगा, 8 मल्टीप्लाइड 5 यानी कितना हो गया, 40 चाहिए। ठीक है, विधि सही है बेटा, राजश्री ठीक है। तो ये फंडा समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, आप बताइए मुझे। क्वेश्चन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू प्योर ऑक्सीजन, then 10% oxygen by volume changes into ozone. Then calculate final volume of gaseous mixture if initial volume of O2 is 90 ml. ये गिवन है बेटा वो, और आप इक्वेशन लिख सकना चाहो तो लिख लो। अब वो कहता है कि इस ऑक्सीजन के मिक्सचर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। आपने इसका इससे टैंक वॉल्यूम कितना लिया है, 90 ml, उसका 10% ओजोन में कन्वर्ट होने वाला है, तो आफ्टर रिएक्शन कितना वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, ये समझाना है मुझे। हाँ प्रज्ञा फलोदिया, वेरी गुड। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। कुछ बच्चे 6 ml निकाल रहे हैं, तो बाकी बची हुई ऑक्सीजन जोड़ के बोलना है ना। मैंने आपसे पूछा गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम, कुछ बच्चों ने निकाला तो सही है, लेकिन वो फाइनली गलत कर रहे हैं कुछ। चलिए अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, हमारे पास क्या है, कितना ml ऑक्सीजन है, कितना ml ऑक्सीजन है, 90। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है 90 ml, ठीक है। अच्छा 10% ऑफ दिस वॉल्यूम विल कन्वर्ट इनटू ओजोन। कितना परसेंट कन्वर्ट होगा, 10%। तो बेटा 90 का 10% तो लेना आता ही है, ऐसे ले सकते हैं क्या 90 का 10% लिया, ठीक है, तो कितना आ गया देखो 9 ml आ गया, 90 का 10% आ गया 9 ml, यानी
टोटल जो ऑक्सीजन थी उसका 9 ml ओजोन में कन्वर्ट होने वाला है। 90 का 10% परसेंटेज निकालना तो सीखा ही है बेटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसका मतलब 90 ml जो था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 81 ml प्लस 9 ml, ठीक है। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं। ये जो 9 ml है ना, वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होगी ओजोन में, ये कहीं पे भी नहीं जाएगी 81 ml। तो अब इस 9 ml से मिलेगा कितना? हाँ निखिल सही है बेटा। अब देखो सुनो, यहां ध्यान दीजिए आप कि इसके 3 ml से 2 ml मिलता है, तो 1 से 2/3। तो ये 9 ml से कितना मिलेगा? 9 से मिलेगा 2/3 इंटू 9, यानी कितना मिला? 6 ml ओजोन मिला। मिला कि नहीं मिला 6 ml ओजोन? तो अब मुझे बताओ कि 6 ml तो ओजोन और पीछे बची हुई कितनी थी? 81 ml ऑक्सीजन। तो देखो टोटल वॉल्यूम चेक करो, टोटल वॉल्यूम में क्या हो गया? 81 ml ऑक्सीजन और 6 ml ओजोन, टोटल वॉल्यूम आ गया 87 ml। ये आएगा आंसर। सुन लीजिए बेटा, जिनको नहीं समझ में आया वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं। सुनिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू प्योर ऑक्सीजन देन 10% ऑक्सीजन by volume changes into ozone, then calculate final volume of gaseous mixture if initial volume of O2 is 90 ml। ठीक है, तो आपने 10th में मैथ्स में परसेंटेज निकालना सीखा है। वॉल्यूम कितना था ऑक्सीजन का? इनिशियल 90, उसमें से कितना परसेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है? 10%। तो 90 का 10% लेना है, तो 10% मतलब 10/100 इंटू 90 यानी 9 ml हो गया। हो गया? अरे भाई वेदांग, वो जो 3 ml है वो तो कन्वर्ट हो गया ना, 3 से 2 बन रहे हैं ना। इधर मोल 3 इधर 2 है, तो 3 ml से 2 ml ही तो बनेगा ना। इधर 3 है इधर 2 है, तो वो तो अब मोल की स्टोइकियोमेट्रिक अलग है तो वॉल्यूम भी अलग अलग आएगा ना। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास 10% था, तो 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81 और 9। ये तो जाएगा नहीं कहीं पर भी, क्योंकि कन्वर्ट सिर्फ 10% हो रहा है, तो सिर्फ 9 ml कन्वर्ट होगा। अब इसके 3 ml से कितना मिल रहा है? 2 ml। अब आपके तो 1 ml कहाँ गया? और तो बेटा यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 है ना इसकी, तो 3 से 2 मिला, तो 1 से कितना मिला? 2/3। तो 9 से कितना मिलेगा? 2/3 इंटू 9। मिला कि नहीं मिला? मिला। तो ये कितना हो गया? 6, यानी हमें कितनी मिली? 6 ml ओजोन। यानी जो ये 9 ml ऑक्सीजन थी, अब वो कन्वर्ट होके 6 ml ओजोन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो 6 ml ओजोन और 81 ml ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 87 आ गया। बेटा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग होगा ना, अलग अलग गैसेज हैं तो अलग अलग गैसेज की अलग अलग स्टोइकियोमेट्री आ रही है ना इसमें। इसमें किसी को डाउट है क्या अभी भी? अब बच्चे के दिमाग में कि 3 ml कहां गया, तो बेटा इसके 3 से 2 ही तो बन रहे हैं। हाँ अमन। सर। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर, हाँ वो 6 ml O3 कैसे आया? इसके 3 ml से कितना बन रहा है? कितना बन रहा है बोलो? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बेटा, 3 ml से कितना बन रहा है ओजोन? इक्वेशन दिख रही है? हेलो हाँ सर, सुन रहा हूँ ऑडियो बेटा, आप नहीं बोलिए। क्लियर आ रहा। हैं? ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो अमन, हेलो सुन पा रहे? सर, ऑडियो नहीं आ रहा क्लियर। हेलो बेटा मेरे को तो आवाज आ रही है एकदम ढंग से आपकी। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो। इधर 3 से कितना मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है क्या? तो 3 से 2 मिला, तो 1 से कितना मिला? 1 से मिल रहा है 2/3, यस ठीक सर। है। तो 9 से कितना मिलेगा?
यूनिटरी मेथड लगा के मैंने सोल्व कर लिया, तो कितना ml बना? yes 6 sir. ml। समझ में आएगा? Okay sir, ठीक ठीक sir, yes sir. बेटा ये यूनिटरी मेथड यूज लिया मैंने इसके अंदर, ठीक है ना, ये मैंने यूनिटरी मेथड यूज लिया है। अब एक चीज सुनो, एक पॉइंट लिखिए, लिखिए टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल कैन एब्जॉर्ब, टर्पेंटाइन TURPENTINE, टर्पेंटाइन ऑयल कैन एब्जॉर्ब ओजोन कंप्लीटली। टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है? ओजोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर जाता है। तो अभी यहां कितना बना हुआ है टोटल? 87 ml। इस 87 ml को अगर मैं टर्पेंटाइन ऑयल से पास करूं तो ये 6 ml कौन एब्जॉर्ब कर जाएगा? टर्पेंटाइन ऑयल। तो पीछे बचेगा कितना? 81 ml। सुनिए बात को, मैंने अपन और करते हैं इस पे क्वेश्चन, घबराइए नहीं। मैंने ये बोला कि बेटा देखो सुनो, 81 ml ऑक्सीजन और 6 ml ओजोन, इस पूरे मिक्सचर को अगर मैं टर्पेंटाइन ऑयल से ट्रीट करूं, ठीक है, तो 6 ml कौन ले जाएगा? आपका टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 6 ml तो खत्म हो गया, तो पीछे बचा कितना? 81 ml। तो लिखिए नीचे, इन अबव gaseous mixture, in above gaseous mixture if turpentine oil is used then 6 ml then 6 ml oxygen sorry 6 ml ozone, 6 ml ozone will absorb by turpentine oil, and the remaining volume will be 81 ml। चलिए और करवाता हूं मैं इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको, करते हैं अपन और। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको कीजिए। देखो, इन 180 ml of pure oxygen, when electricity is passed, then 20% oxygen changes into ozone. Calculate final volume of gaseous mixture। कीजिए बेटा। वेदांग 160 ml, 168 ml। केतन अरोड़ा 168, 168 राजश्री 168, साक्षी चौधरी के
इसका मतलब 168 सबका ही आ रहा है ना? आई थिंक फिर यही सही होगा आंसर। चेक कर लेते हैं अभी अपन। चलिए देखिए बच्चों, सुनिए। सबसे पहले हमारे पास 180 ml ऑक्सीजन है, तो 20% ऑफ 180 ml यानी ये हो गया 20/100 इंटू 180, यानी कितना हो गया 36 ml हो गया। इसका मतलब इस 180 ml को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ देखो 36, ठीक है, और क्या हो गया आपका, बोलो 144 ml, है ना? सही है, ये आ गया मेरे पास। 36 एंड 144 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना? इसका 20% यही है, ये कन्वर्ट होगी। तो मुझे एक बात बताओ, 3O2 से 2O3, ठीक है, 3 ml से 2 ml मिला, एक से कितना मिला 2/3 मिला, तो 36 से कितना मिलेगा 2/3 इंटू 36, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये हो गया 24 ml, यानी 24 ml ओजोन बन गई। तो अब बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 144 ये था और 24 ये है, कितना आ गया 168 ml आ गया, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपसे कहे ये 144 ml तो है ऑक्सीजन एंड 24 ml है ओजोन, इस मिक्सचर को अगर अपन टर्पेंटाइन ऑयल से ट्रीट करें तो बताओ फाइनल वॉल्यूम 144, हाँ और क्या, तो चला जाएगा आपका, तो 144। अब कुछ समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? चलिए और करते हैं इस पे क्वेश्चन। देखिए बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है PH3, ये इस तरह से जाता है आपको, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखो बैलेंस कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। तो बैलेंस करने के लिए मैंने कर दिया 4PH3, ठीक है, या आप ऐसा कर लो, देखो इसको इस तरह से ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक। तो आपको कहना बोलना है कि व्हेन 100 ml PH3 is heated, then final volume will be, आपने इसका 100 ml लिया तो ये कितना हो जाएगा, हंड्रेड ml फॉस्फीन से डिकम्पोज करने पे, वेरी गुड, 250 ml प्रज्ञा फलोदिया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल है, मतलब आपको हंसी आएगी। देखो इधर कितना ml है 1 ml, ये कितना है 1 ml, ये कितना है 1.5 ml, मतलब टोटल कितना हो गया 2.5 ml। तो इसका मतलब 1 ml से मिल रहा है 2.5 ml मिल रहा है,
मिल रहा है ना। तो 1 से 2.5 मिल रहा है, तो 100 से कितना मिलेगा, 2.5 इंटू 100 यानी कितना होगा, 250 ml। हाँ, अगर आप सेपरेटली निकालना चाह रहे हो तो ये 100 ml हो जाएगा और ये 150 ml हो जाएगा। अरे बेटा ये यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, 1 से इतना इतना मिला, तो टोटल जोड़ दो दोनों, तो ये आ गया 100 से इतना मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। हाँ देव, 100 ml की चीज को गर्म कर रहे हैं, उसमें हमें 250 ml की कोई चीज मिल रही है। बेटा हेलो, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि, हेलो हाँ हाँ बोलो, हेलो हाँ सुन रहा हेलो, हूँ, सुन रहा हूँ मतलब बेटा बोल। ये कैसे पॉसिबल, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि 100 ml की चीज को गर्म करने से हमें 250 ml चीज मिल जाए। अच्छा एक बात बता, 1 लीटर तूने पानी को गर्म किया, ठीक है, और वो वेपर फेज में आ गया, हाँ, तो क्या वो 1 लीटर ही रहता है क्या, फैलता है कि नहीं फैलता, वॉल्यूम सेम ही तो होगा। वॉल्यूम सेम ही रहेगा। 1 लीटर पानी मान ले 10 डिग्री सेल्सियस पे था, और अब 1 लीटर पानी 200 डिग्री सेल्सियस पर है, उतना ही रहेगा वॉल्यूम। 10 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड में था, और 200 पे वो कौन सी फेज में आ गया, वेपर फेज में, तो वॉल्यूम सेम ही रहा। हम्म, हाँ हेलो, हम्म, हेलो, हाँ हाँ हाँ, हाँ हेलो, समझ में आया क्या। हाँ समझ आ गया। ओके, हाँ हाँ जी सेठिया जी। सर सेम क्वेश्चन था। हाँ बेटा, अच्छा सर सेम क्वेश्चन आप, था कि हाँ हाँ अमाउंट ओके चेंज ओके कैसे सुनो, होगा सर, हाँ अमाउंट चेंज कैसे होगा। अमाउंट चेंज नहीं, अमाउंट तो बेटा मास है, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मास चेंज थोड़ी हो रहा है। हमने रूल पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हमने रूल ये नहीं पढ़ा था लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या पढ़ा था सेठिया जी, मास कंजर्वेशन। तो इधर वाला मास इधर वाला मास तो वही है। आप 1 लीटर पानी लो, उस 1 लीटर पानी का मास तो उतना ही रहेगा। यस अब सर। जब किसी चीज को गर्म कर दे तो फैलती है कि नहीं फैलती, फैलती है। फैलती, तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा सर। होगा ना। यस सर। मैंने जो रूल पढ़ाया था वो मास कंजर्वेशन का पढ़ाया था, मैंने वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं पढ़ाया था बेटा। देख ओके सर, जैसे थैंक यू सर। काम कर, जैसे मान ले घर पे 1 लीटर दूध लिया मैंने, ठीक है, अब उस 1 लीटर दूध को मैं गर्म करता गया, उसकी गर्म करते 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 मावा बनाते कभी घर पे, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो यस जाता है कि सर। नहीं हो जाता। अब होता है। आपके अकॉर्डिंग तो फिर 1 लीटर ही वॉल्यूम आपका मावा बनना चाहिए था, 1 लीटर से 1 लीटर तो नहीं बनता, नहीं बनता ना। यस सर। मैंने मास कंजर्वेशन पढ़ाया बेटा, ठीक है, और यस सर। अभी अभी बात वॉल्यूम पे चल रही है अपनी, समझ में आ रही है बात। यस सर। ओके, तो बेटा ये हमने बात की इसके अकॉर्डिंग। अब देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास ये 10 लीटर के 3 कंटेनर हैं, ये भी 10 लीटर, ये भी 10 लीटर, ये भी 10 लीटर, इसके अंदर अमोनिया है, इसके अंदर SO2 है, इसके अंदर मीथेन है, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें इसके मैंने बोला कि इसके मोल 2 है, तो बताओ इसमें मोल कितने होंगे और इसमें मोल कितने होंगे, बताइए। दो दो मोल ही होंगे ना बेटा। देखो हमने क्या बोला, जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर सिमिलर वॉल्यूम ले रहे हैं अपन, तो सिमिलर वॉल्यूम में
मोल भी क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। ये तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था ना, v10 में अगर 2 है तो इस 10 में भी 2 होंगे, इस 10 में भी 2 होंगे। तो हमने ये किस रूल से निकाला, एवोगैड्रो रूल से निकाल लिया हमने। तो इसके मोल भी कितने होंगे 2, इसके मोल भी कितने होंगे 2। ठीक है, आपने अगर 2 या 2 से ज्यादा गैसेस का सिमिलर वॉल्यूम, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिया है, तो उन वॉल्यूम में जो आपके मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा सिमिलर रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकाल, जैसे आप मान लीजिए कि एक मोल में 12 पार्टिकल है, एक बार समझने के लिए, तो बेटा इसके 2 मोल में कितने पार्टिकल हो जाएंगे 12, इसके भी मतलब मल्टीप्लाई करें 2 × 12 तो 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24, एक डजन में 12 पार्टिकल होते हैं ना। तो एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो वो तो फिक्स है, तो वो इसमें भी यही आएंगे, वो इसमें भी यही आएंगे और वो इसमें भी यही आएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपने डिफरेंट गैसेस के सिमिलर वॉल्यूम को सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर पे लिया तो उनके अंदर मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस विल बी सिमिलर। तो ये फटाफट एक स्टेटमेंट लिखिए बेटा, देखिए when 2 or more than 2 gases having similar volume are taken at similar pressure and similar temperature, then number of moles oblique molecules will be similar। इस पे भैया नीट और जेई दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, तो बेटा मैंने पढ़ाया आपको एवोगैड्रोस रूल, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, हमने क्या बोला, हमारे पास 3 फैक्टर है P, V, T और N, है ना। अभी हमने इसको कोरिलेट किया था, ठीक है। अब अपन करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये दिया था एक साइंटिस्ट था चार्ल्स, इसको बोलते हैं चार्ल्स लो। अब सुनिए बेटा, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को कोरिलेट करना है। तो आप एक बार बताओ, जब किसी गैस को आप गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, तो मॉलिक्यूल ज्यादा फैलेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। आप जब गर्म करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो क्या होगा, एनर्जी मिलती गई तो ज्यादा फैलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, इवन तो सॉलिड भी फैल जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे जैसे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक में अपन 2 के बीच में ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं ताकि वो फैले तो दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो देखो मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। ठीक है ना, यानी मैं कह रहा हूं कि V जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? पर टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो हर चीज फैलती है, हर चीज एक्सपेंड करेगी। तो आप किसी भी, अब इस कंडीशन में आपको क्या क्या कांस्टेंट रखना है, देखो V और T में आप कर रहे हो तो P और N क्या रखना है आपको, कांस्टेंट। तो P एंड N क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? अरे बेटा सिंपल सा सोचो ना, आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है ना,
गर्म करते करते मान लीजिए पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर चला गया, तो अब वो ज्यादा फैलेगा ना, वेपर फेज में आ गया, पहले लिक्विड फेज में था, अब वो वेपर फेज में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ा ना टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, तो लिखिए at constant pressure for constant amount of given gas, volume of gas is directly proportional to Kelvin temperature. सुनो बेटा, हमने हेडिंग डाली है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बताया था चार्ल्स ने। समझाना है या वापस मतलब जो थ्योरी बोली वो रिपीट करूं? हाँ जी, चलो एक बार समझ लो फिर वापस देखते। तो हमने क्या बोला कि जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, हाँ रिपीट भी कर देंगे, थ्योरी भी कर देंगे रिपीट, तो चीज फैलती है। जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी लिक्विड से वेपर फेज में आ गया, वेपर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। तो मैंने ये बोला एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर for constant amount of gas, volume of gas is directly proportional to temperature of the gas. हाँ सु यस बोल। हेलो हेलो। हाँ सु यस बोलो बेटा। हाँ सर मैं कह रहा था जब हम उसका हीट कर रहे हैं किसी भी बॉडी को, तो अब हम उस बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसका एरिया भी तो बढ़ रहा है जो ऑक्यूपाई कर रहा है ग्राउंड पे या किसी भी सब। तो जब एरिया बढ़ रहा है तो उसका जो फोर्स, जिसका प्रेशर भी तो चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स जो प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। नहीं वो समझे नहीं आप, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना सुनना। देखो जैसे आपने मान लीजिए आग लगाई कहीं पर, अब जब आग जितनी ज्यादा होती है तो गैस के मॉलिक्यूल उतनी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, अब आप कह रहे हो कि एरिया बढ़ा, ठीक है ना, तो उसी कंडीशन में देखो क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में और ये भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना। इसका रीजन अपन ये आपका ये जो क्वेश्चन है ना, स्टेट ऑफ मैटर में पूरा ढंग से इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो उतना ही बता रहा हूँ जो काम आ जाए हमारे। सीना साहब? हाँ ओके सर। चलिए, तो हमने एक रूल और देख लेते हैं अपन। अब अपन लेते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये दिया था बेटा, ये बॉयल्स लॉ, ये है बॉयल्स लॉ। अब हमें लेना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कंटेनर था, इस कंटेनर के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इस पर भी 10 kg का मैंने भार रख रखा है। अब मैंने क्या किया, ये भार बढ़ा के मैंने 20 kg कर दिया। तो जैसे मैं 20 kg करूंगा, क्या ये पिस्टन वही रहेगा या नीचे आएगा?
पिस्टन वही रहेगा या नीचे आएगा, डाउनवर्ड जाएगा? अरे नीचे जाएगा क्या? नीचे जाएगा। देखो मान लो मैं कहता हूं कि अभी इसका वॉल्यूम ये था, तो अब बेटा ये वॉल्यूम ये नहीं रहेगा बल्कि नीचे मूव करेगा। मान लो यहाँ पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ठीक है ना? ये मूव करते करते नीचे आ गया, तो देखो पहले इतना स्पेस इसने ऑक्यूपाइड किया, अब ये सिर्फ इतना स्पेस ऑक्यूपाइड कर पा रहा है। तो जैसे से आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? जैसे आपने देखा होगा कि हवा भरने वाला बैरल होता है, बैरल को जब अपन दबाते हैं तो प्रेशर अपन जितना लगाते हैं तो नीचे वॉल्यूम उतना ही कम होता जाता है। तो ये V हो गया P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? तो लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ gas, volume is inversely proportional to pressure at a constant temperature for constant amount of gas, volume is inversely proportional to pressure। तो बेटा वॉल्यूम को मैंने प्रेशर से कनेक्ट किया, वॉल्यूम को टेम्परेचर से किया और वॉल्यूम को मोल से किया। देखो वॉल्यूम से किया मैंने तीनों, वॉल्यूम को मैंने मोल से भी किया है, टेम्परेचर से भी किया है और प्रेशर से भी किया है। देखिए आगे क्या कह रहा हूं मैं। तो फाइनली एक चीज देखिए कि मेरे पास जैसे देखिए सबसे पहले आया था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये था एवोगैड्रोस रूल। फिर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये था बॉयल्स लॉ, ठीक है? और फिर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये था चार्ल्स लॉ। ये तीन रूल हैं, अब इसको याद रखो। देखो A, B और C, ABC याद रह जाएगा। इधर देखो वॉल्यूम को मोल से किया, वॉल्यूम को प्रेशर से किया, वॉल्यूम को टेम्परेचर से। अगर इन तीनों को कंबाइन करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू 1/P इंटू T, यानी V हो गया NT/P। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। 9-10 में पढ़ा होगा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो PV हो गया nRT, ये R कांस्टेंट है, ठीक है? और इसी को अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन कितने रूल से मिलकर बनी हुई है? तीन रूल से, ABC। A मतलब एवोगैड्रो, B मतलब बॉयल्स लॉ और C मतलब चार्ल्स लॉ। PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां से देखो अगर R निकालना हो तो PV अपॉन NT लिखेंगे, PV अपॉन NT लिखेंगे। तो यूनिट ऑफ R क्या आ जाएगी? देखो बेटा प्रेशर की यूनिट होती है ATM, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, मोल N है और टेम्परेचर हो गया केल्विन। तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर की यूनिट लिख दी, वॉल्यूम की लिख दी, मोल की लिख दी और टेम्परेचर की लिख दी, ठीक है? अब ये जो वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ R 0.0821 लीटर इंटू ATM, मोल इंटू केल्विन, ठीक है ना? तो R की ये वैल्यू कैसे आई वो अपन स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे अभी, एक बार आप याद करो। अभी तो ये समझ में आ गया आइडियल गैस इक्वेशन, ये बहुत काम आएगी PV इक्वल्स टू nRT आपके लिए।
PV इक्वल्स टू NRT बहुत ज्यादा काम आएगी, हर चैप्टर में काम आएगी, तो फटाफट नोट कर लो। आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। अच्छा बेटा, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग से, तो आप बेटा, मैंने बोला था 7 तारीख तक फीस जमा करवाएं, तो जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं वो फीस जमा करवा दे फटाफट, ठीक है। अब उन्हीं को क्लास में अलाउ किया जाएगा जिनकी जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं, मैं बोला उन बच्चों को जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जिनकी फीस डिपॉजिट हो गई है, तो ये नोट कर लो। अभी जो बच्चे नए आए हैं वो कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया? थ्योरी कौन सी रिपीट करनी है? इसमें तो कोई थ्योरी बताई नहीं मैंने। हाँ देव, हेलो, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिखाया था ना बेटा आपको, उस टाइम रिपीट किया था ना। एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। ये रिकॉर्डिंग में है ना, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना वापिस अगर किसी को देखना होता है ना।